साहब जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल में इनवाइट किया। थैंक यू सर, समय दिया। आज दरअसल 15 जून है, 16 जून है। 15 और 16 जून की वो रात 2020 की, जिसे हम भूल नहीं सकते, जब हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। 4 साल उस घटना को हुए हो चुके हैं सर। 21 बार की कोर कमांडर हुई है, 27 से 28 बार विदेश मंत्रालय के स्तर पे अधिकारी मिले हैं, लेकिन अभी भी मिरर फेस डिप्लॉयमेंट बनी हुई है और टेंशन अभी भी बरकरार है। इन 4 सालों में कितने हालात बदले हैं सर एलएसी पर, और कितना हम चीन पर भरोसा कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते हैं, ऐसे तमाम सवाल सर जिनका जवाब चाहिए होगा। सबसे पहले श्रद्धांजलि उन वीर जवानों को जिन्होंने शहादत दी इस देश की रक्षा के लिए। सर बड़ा अहम सवाल, इन 4 सालों में आप क्या कुछ बदला हुआ देख रहे हैं, पूर्वी लद्दाख में भी और एलएसी में भी? तो बहुत कुछ बदला है राजेश जी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। और अगर हम ईस्टर्न लद्दाख की भी बात करें तो अभी ये गलवान का जो इंसिडेंट था, मैं इसको एक वाटरशेड मानता हूँ चाइना और इंडिया की पॉलिटिक्स में और रिलेशंस में। बिकॉज इस इंसिडेंट के बाद रिलेशंस दोनों देशों के बीच में नॉर्मल नहीं है। और जी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी ने भी बोला है, और हमारे आर्मी चीफ जनरल पांडे ने भी कई इंटरव्यूज में ये स्टेटमेंट दिया है दैट द सिचुएशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और बहुत अनस्टेबल है। और जब कोई भी दो फौजें आमने सामने होती हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि एक छोटा इंसिडेंट जी एक लड़ाई का शेप दे सकता है। वो एक कैटलिस्ट बन सकता है, एक स्पिरिलिंग फैक्टर बन सकता है, जिससे एक लड़ाई दोनों देशों के बीच में छिड़ सकती। तो जी इसीलिए मैं ये मानता हूं कि सिचुएशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बहुत वॉलेटाइल है। और चाइना कोई कमी नहीं छोड़ रहा है अपनी वहां पे डिप्लॉयमेंट को मजबूत करने के लिए। जिस एरियाज में वो आ चुका है, जैसे आपको पता है डेप्सांग प्लेन, डेमचौक के ये एरियाज में वो काफी अंदर आ चुका था, और वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। पर अभी जैसा लग रहा है, जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है उस एरिया को खाली करने के लिए। और ओके एक बॉर्डर लॉज उसने बनाए हैं, वो 3 बॉर्डर लॉज हैं। वो बॉर्डर लॉज के तहत उसने अपने वहां पे गांव बसा दिए हैं। और जी उस बॉर्डर लॉज में कहा गया है कि अगर कोई भी देश हमारे लोगों के ऊपर अगर अटैक होता है, या हमारे बॉर्डर में जो लोग रह रहे हैं उन पर अटैक होता है, तो हम वो मानेंगे कि वो हमारे ऊपर हमारी सॉवरेनिटी पर अटैक है, हम उसका जवाब देंगे। तो इसका ये ओके मतलब हो गया कि आपने लोग वहां पे बसा दिए हैं, हम उसके ऊपर अगर कोई एक्शन करे इंडियन आर्मी, तो एक लड़ाई छिड़ जाएगी। तो इसीलिए उसने अपने तिब्बत में जो भी उसको डिसएडवांटेज था एयरफील्ड्स के टर्म्स में, उसने अपने एयरफील्ड्स को मजबूत किया है। आज उसने अपने मिसाइल बेसिस वहां पे बनाए हैं। और जी एक उसकी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स थी, वो उसने खत्म करके एक इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स बनाई। क्योंकि आगे वाली लड़ाई चाइना जी इंफॉर्मेशन के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू, ओके और आउटर स्पेस के थ्रू लड़ना चाहता है। तो ठीक है अब चाइना ने तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसकी मंशा ये है कि जब भी वो एक फेवरेबल अपॉर्चुनिटी देखेगा, जी वो भारत के ऊपर अटैक कर सकता है। तो ठीक है अब सर। हमारी क्या प्रिपरेशन है, जो आपका एक्चुअली, इसलिए आपको मैंने ये चीज हमारी प्रिपरेशन से पहले आपको मुझे
ये चीज बतानी जरूरी थी कि पहले पता हो। हाँ बिल्कुल सर। चाइना क्या कर, तो जी जी। जब चाइना ये सब कर रहा है तो भारत क्या कर रहा है इसको काउंटर करने के लिए? तो भारत ने सबसे पहले तो आप जानते हैं जो वन कोर हमारी पाकिस्तान के बॉर्डर के लिए, उस वेस्टर्न बॉर्डर के लिए ओरिएंटेड थी, हमने उसको जी उसको वहां पे भेज दिया लद्दाख जी। में। और आज जो 3,500 किलोमीटर तकरीबन की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पे हमारी 6 कोर तैनात है। और ओके। जो फॉरवर्ड एरिया है, जो बिल्कुल आमने सामने का एरिया, उसमें तकरीबन 1 लाख ट्रुप्स हमारे हैं। और जी। चाइना के 70-75 ट्रुप्स चाइना के हैं वहां। ओके। पूरी हमारी इक्विपमेंट वहां पे पहुंच चुकी है। हमारे टैंक्स तकरीबन 100 टैंक्स हैं वहां पे। हमारी जी बफोर्स गन्स ऑलरेडी वहां पे डिप्लॉय हो चुकी हैं। हमारी ब्रह्मोस रेजिमेंट वहां पे डिप्लॉय हो चुकी है। हमने यूनाइटेड स्टेट से अल्ट्रा लाइट हवाइजर लिए थे। वो एक जी। पोर्टेबल है कि आप उनको हेलीकॉप्टर में भी एक जगह से दूसरे जगह आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और खास तौर पे अगर आप डिप्लॉयमेंट देखें वहां पे लद्दाख में, तो वहां पे साइड स्टेपिंग बहुत मुश्किल है। अ, ओके सर। क्योंकि अगर एक जगह अगर छिड़ गई है लड़ाई और आपने अपनी रीइंफोर्समेंट्स भेजनी है, तो आपको उसको साइड स्टेप करना बहुत तो मुश्किल होता है। इसीलिए आपको फौजों को वहां पे परमानेंटली रखना पड़ेगा अपने अपने एरियाज में। तो इसको बैटल में ठीक है। रीइंफोर्समेंट्स लाना बहुत जरूरी होते हैं। इसीलिए हमने अपने ट्रूप्स की जो डिप्लॉयमेंट है, वो जी। हमने आईबीजी कॉन्सेप्ट पे की है, इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स। ये ओके। जनरल रावत के टाइम पे आपने सुना होगा कि ये कॉन्सेप्ट की चर्चा हुई थी। और जी जी। ये इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स हमने हर एक जगह में अपना बना रखे हैं, जिसमें इन्फेंट्री जी। का एलिमेंट है, आर्टिलरी का एलिमेंट है, और ओके। उसके पास फायर पावर है। तो अगर कोई भी चुनौती आती है, इमीडिएट एक्शन, एक छोटा सा ये ग्रुप आपका उसको वहां जाके वो एक्शन में अपना लड़ेगा। दूसरा, आपने ठीक है। इसको ये देखा कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो काफी कमजोर था। तो जी। अभी हमने S-400 को वहां पे डिप्लॉय कर दिया है। एक ठीक सर। रशिया से लिया है, आप जानते हैं बेहतरीन सिस्टम है। और जी जितने भी मिसाइल्स हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को छोड़ के जितनी भी क्रूज मिसाइल्स है या बैलिस्टिक मिसाइल्स है, हम उनको रोक पाएंगे। जी। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट जो है, वो है ड्रोन वॉरफेयर। अभी ओके। हमने इसको रियलाइज किया कि ड्रोन से अ, आने वाली लड़ाई बहुत आसानी से लड़ी जा सकती है। और इसीलिए वहां पे अभी हजारों की तादाद में ड्रोन्स डिप्लॉय हो चुके हैं। और ठीक सर। और जो इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस में हमारी जो कमी थी, आईएसआर जिसको बोलते हैं, उस कमी को दूर जी। करने के लिए ड्रोन्स हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। तो एक तो ठीक आपको है। इंफॉर्मेशन सैटेलाइट से आती है। जी हमारा यूनाइटेड स्टेट्स से एक कम्युनिकेशन एग्रीमेंट है जिसको कॉमकोजा बोलते हैं। वहां से जी। हमको सैटेलाइट से पूरी इंफॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट्स से मिलती है। दूसरा, ओके। हमारा अपना डिफेंस सैटेलाइट है जहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। और ठीक। तीसरा, जो हमने अपने सर्वेलेंस डिवाइसेस बॉर्डर में लगा रखे हैं, हमको वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप ओके। देख सकते हैं कि कोई भी लड़ाई में अगर आपको एडवांस इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। और ठीक। ये जो कमी थी हमारे डिप्लॉयमेंट में या हमारे फोर्सेस में, पे इस कमी पूरा को कर दिया। दूर किया। ठीक है। मैं दो चार सवाल और हैं बहुत छोटे छोटे, उनका छोटा छोटा जवाब आपसे मैं चाहूंगा। एक, क्योंकि डिसएंगेजमेंट हो चुका है तमाम जगहों से, गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग साउथ नॉर्थ से, लेकिन डी एस्केलेशन नहीं हम देख पा रहे हैं। लगभग 3 साल हो गए, तो क्या मान के चलें कि ये हालात ऐसे ही रहेंगे, या आप देख रहे हैं कि ट्रुप्स डायरेक्ट में वापस लौटेंगे दोनों देशों? देखिए, आप जानते हैं कि 21 कोर कमांडर की टॉक्स हो चुकी हैं।
और उस टॉक्स में हमने कुछ खास हासिल नहीं किया है। बस एक चीज हम हासिल कर पाए हैं कि हम सिचुएशन को स्टेबल रख पाए हैं, और ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ ट्रुप्स के बीच में जो इस मैटर को एस्केलेट करे। बट जी प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम का जो समाधान है वो है पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ। ओके जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी और जी जिनपिंग मिलेंगे नहीं, एक टेबल पे बैठेंगे नहीं, और एजेंडा नहीं तय होगा, ये जी मामला कहीं नहीं जा रहा है। ओके ये सिचुएशन वैसे की वैसी है। करोड़ों रुपए हम खर्च कर रहे हैं हमारी फौज को वहां पे मेंटेन करने के लिए। चाइना जी भी खर्च कर रहा है। अब चाइना के पास डीप पॉकेट्स है, बिकॉज चाइना एक ऐसा इकोनॉमी है कि वो अफोर्ड कर सकता है इतना एक्सपेंडिचर करना। हमारी इकोनॉमी को मुश्किल होती है एक्सपेंडिचर इतना करना, और आप जानते हैं कि चाइना का डिफेंस बजट 3 गुना है हमारे डिफेंस बजट के हिसाब से। तो जी एक डिस्पैरिटी है, फोर्सेस में डिस्पैरिटी है, इक्विपमेंट में डिस्पैरिटी है, और जो चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो हमसे कई दशक आगे है। आज उसके पास आर्टिफिशियल जी जी इंटेलिजेंस और ये जो सारी जो टेक्नोलॉजी लड़ाई में इस्तेमाल होती है, क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, ये और साइबर ओके साइबर के क्षेत्र में चाइना काफी आगे है। तो अभी भारत को इसके बारे में सोचना है। अभी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अनाउंस किया था कि 2024 विल बी द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन। मींस जी फौज में जो भी टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं, हमको उसको अब्सॉर्ब करने की जरूरत है, हमको सीखने की जरूरत है, हमारे बिल्कुल सर जवान उस टेक्नोलॉजी में ट्रेंड होने की जरूरत है। तो अभी हम एक कैचअप खेल रहे हैं चाइना के साथ। बट मुझे जी उम्मीद है कि और 8-10 साल में हम एक ऐसी मजबूती पे पहुंच जाएंगे कि हम चाइना का मुकाबला अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कर पाएंगे। दूसरी जी मैं बात, एक जी बोलिए बोलिए एक करिए बात लास्ट पॉइंट ये है कि माउंटेन वॉरफेयर में, ओके मैं ये मानता हूं कि टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा रोल नहीं होता है। ओके लड़ाई जब प्लेन्स में, डेजर्ट्स में, जंगल में लड़ी जाती है तो टेक्नोलॉजी काफी आपको हेल्प करता है। माउंटेन्स में इट इज द सोल्जर हु मैटर्स, द फुट ऑन ओके ग्राउंड। बिकॉज आपको फिजिकल कब्जा करना होता है फीचर्स में, आपको खुद वहां पे पहुंच के ऑक्यूपाई करना पड़ता है। आपको याद है कैलाश हाइट्स में जी 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 जिस तरीके से हमारे स्पेशल फोर्सेस ने उधर आके चाइना से पहले ऑक्यूपाई कर लिया था। चाइना की टेक्नोलॉजी कहाँ थी वहां पे? बिल्कुल सर टेक्नोलॉजी होते हुए भी चाइना नहीं कर पाया। तो जी इसीलिए मैं ये मानता हूं कि इस लड़ाई में, माउंटेन वॉरफेयर में, जो हमारे जवान है उनकी जो फिजिकल करेज, उनकी जो मेंटल करेज और उनका स्टेमिना, ये और मोरल और मोटिवेशन, ये 4-5 चीजें हैं जो इनटेंजिबल्स हैं। आप इनको गिनती नहीं कर सकते, आप इनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। आप एक जी टैंक को क्वांटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास 2000 टैंक है, उनके पास 4000 टैंक है, ऐसे करके हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। पर ये जो सोल्जर की अ, दम है, वो क्वांटिफाई नहीं हो सकता जी है, और वो भारत हमेशा हावी रहेगा उसको। ठीक है सर अभी दो सवाल और जो मैं समझना चाहूंगा आपसे एक तो तस्वीर थोड़ी सी क्लियर करिए क्योंकि कई लोगों का मानना है कि लद्दाख में कुछ नहीं हुआ है लद्दाख में चीन हमारी जमीन के अंदर नहीं घुसा है दूसरी तरफ एक आईपीएस अधिकारियों की रिपोर्ट सामने आई थी लद्दाख को लेकर जहां उन्होंने कहा कि 26 से ज्यादा ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं जहां हमारी एक्सेस नहीं है जो लद्दाख के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हम जहां अपने पशुओं को चरा पाते थे अब हम नहीं जा पा रहे वास्तविक स्थिति है क्या सर मैं उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ी सी पिक्चर को क्लियर करें फौजी होने के नाते राजेश जी, आप भी फौज में रह चुके हैं। एक फैक्चुअल पिक्चर देना बहुत जरूरी है देश के लिए।
देशवासियों को भी पता होना चाहिए कि वहां पे क्या सिचुएशन है। सबसे पहले ये है कि वहां पे बॉर्डर डेमार्केटेड नहीं है। ओके। बॉर्डर जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री है जिसको आप बोलते हैं आईबी, वो खिंची हुई है ग्राउंड में। आपको ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहां तक इंडिया है, उसके आगे पाकिस्तान है। ठीक है। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कोई भी बाउंड्री डेमार्केटेड नहीं है, तो इसीलिए वहां की सिचुएशन ऐसी है कि वो सारा एरिया डिस्प्यूटेड है। ओके। भारत बोलता है कि ये हमारा है, चाइना बोलता है ये हमारा है। और ये एक डिस्प्यूट की तौर पे आप जानते हैं 4 एग्रीमेंट्स हुए थे 1993 में, 2000 ठीक। 1996 में, 2003 में, 2005 में। अब चाइना ने क्या किया है कि जो डिस्प्यूटेड एरिया था, जहां ठीक। पे ना तो भारत का कब्जा था ना तो चाइना का कब्जा था, दोनों फौजें पेट्रोलिंग एक जगह तक अपना करती थी। और वो ठीक। इसको विवादित एरिया में हम जाते थे, हम अपनी पेट्रोलिंग करते थे देखने के लिए कि चाइना ने उस एरिया को ऑक्यूपाई किया है नहीं किया है। चाइना भी उस एरिया में हमारे उसमें आता था देखने के लिए कि भारत ने ऑक्यूपाई नहीं किया है। और दोनों पेट्रोल्स वापस हो जाते थे। पर ठीक है। आज स्थिति ये है कि ये जो भी इसका विवादित एरिया है, बोलते हैं तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जी। उस एरिया में आके पीएलए ने कब्जा कर लिया है। और यानी कि उस 1959 की जो क्लेम लाइन थी वहां पर चीन पहुंच गया है। तकरीबन तकरीबन यू सारे एरिया में नहीं, बट यू इस एरिया में जिसकी हम बात करते हैं, जो आपका गोगरा गलवान वगैरह, ये सारे एरियाज में आप अरुणाचल को छोड़ दीजिए, उस एरिया को, ईस्टर्न लद्दाख को छोड़ दीजिए, आप सेंट्रल के पोर्शन को छोड़ दीजिए जहाँ पे उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है। और अगर आप ये वेस्टर्न पोर्शन की जी। बात करेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 1959 की क्लेम लाइन में वो पहुंच चुका है। और वो वहां से हिलने वाला नहीं है। तो आगे जो बातचीत चलेगी, हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे गांव भी बस चुके हैं, वहां पे ठीक। हैबिटेट भी हो गया, उसने अपनी फौजों के लिए परमानेंट स्ट्रक्चर्स वहां पे बना दिए, रोड्स बन चुकी हैं, उसके मिसाइल अंडरग्राउंड इसको मिसाइल बेसिस बन चुके हैं, उसने वहां पे हेलीपैड्स बना दिए हैं। तो आप सोचते हैं कि वो खाली करने के लिए बना रहे हैं सब कुछ? तो ये मुश्किल। जी। जो भी बात होगी आज, या 5 साल बाद या 3 साल बाद, जब भी ये दो जी। लीडर्स बैठेंगे, नेगोशिएशन पॉइंट वहीं से शुरू होगा। अब वो वहां से वापस नहीं जाएंगे, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ओके। ये जो बहुत अनफॉर्चुनेट है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये इस चीज को वो चाइना कभी भी उसको बोलेगा दिस इज नॉन नेगोशिएबल, ओके। ये नॉन नेगोशिएबल है, आप इसके आगे बात कीजिए। ठीक है सर, बस क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है मेरे पास, बस एक आखिरी पॉइंट मैं और आपसे जानना चाहूंगा। दो सवाल हैं लेकिन चाहूंगा कि शॉर्ट्स में आप इनका जवाब दें। एक तो ये कि क्या हम 1950 के बाद 1950 के बाद से ही अभी तक चीन को नहीं पढ़ पाए, रीड नहीं कर पाए? और दूसरा, क्या एशिया की दो सुपर पावर्स जो हैं एक युद्ध की तरफ बढ़ रही हैं सर? पहला बिल्कुल संक्षेप में कि अप्रैल 2020 में जब चाइना की फौजें यहाँ पे आ चुकी थी और हम सोच ठीक। रहे थे कि वो एक्सरसाइज करने आई हैं, वापस चली जाएंगी, वो ठीक। हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इसका ये मतलब है कि हम चाइना को आज भी नहीं समझते हैं। जी। 2020 की गलती है। 2020 और 2024 में खाली 4 साल का फर्क है। तो अभी वक्त आ गया है चाइना को समझने का। और अ, जो भाषा चाइना उसको समझता है उसी में उसको जवाब देने जी। का। दूसरा आपका क्वेश्चन था, क्या था दूसरा आपका क्वेश्चन? क्या यह दोनों एशिया के सुपर हाँ, पावर जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? अभी पॉसिबिलिटी? फिलहाल जी। फिलहाल पूरी पॉसिबिलिटी है कि चाइना और भारत में जंग हो सकती है, बिकॉज दोनों देश जंग की तैयारी कर रहे हैं, दोनों देश अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, बॉर्डर पर हम और इक्विपमेंट लेके आ रहे हैं,
हम और ड्रोन्स लेके आ रहे हैं। अभी आपने सुसाइड ड्रोन की भी बात सुनी, और आपने लॉइटरिंग एमुनिशन की बात सुनी। लॉइटरिंग एमुनिशन एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इस माउंटेन वॉरफेयर में। तो हम सब इसकी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं कि अगर चाइना ने, पीएलए ने कभी इरादा बनाया लड़ाई का, तो हमको तैयार रहना है। सिमिलरली पीएलए अपने आप को मजबूत कर रहा है। वहां पे क्यों मजबूत कर रहा है? क्योंकि वो ये देखता है कि आने वाले वक्त में एक जो उसका एक वाइट पेपर है कि 2035 से पहले वो ये जो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये उस पर कब्जा करेगा, ये अपनी क्लेम लाइन को हासिल करेगा। अच्छा, उसके वाइट पेपर में लिखा हुआ है, ताइवान के बारे में लिखा हुआ है। तो इसीलिए अगर उसके ऑब्जेक्टिव ही ऑफेंसिव है, अगर उसके ऑब्जेक्टिव ही अग्रेसिव है, तो हमको भी तैयार रहने की जरूरत है। जी, चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल राजन कोचर सर, आपने समय दिया और इतनी बारीकी से चीजों को समझाया। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू, राजेश जी, जय।